हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। ठीक है, तो डायरेक्ट शुरू करते हैं। मल्टी लेवल क्यू का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि देखिए अभी तक हमने जितनी भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पढ़ी उसके अंदर क्या एक ही क्यू होती है जिसको हम बोलते हैं रेडी क्यू। जो भी जॉब को एग्जीक्यूट होना है वो रेडी क्यू में आती है। क्यू के टेल साइड से वो एंटर करेगी और टेल क्यू का जो हेड साइड है जो सीपीयू से अटैच है वहां से वो सीपीयू के पास प्रोसेसिंग के लिए चली जाएगी। लेकिन मल्टी क्यू के अंदर क्या होता है, एक्चुअली मल्टीपल क्यूज बना दी जाती हैं। ठीक है, और जितने भी प्रोसेस आ रहे हैं ये अलग अलग क्यूज के अंदर चले जाते हैं प्रोसेसिंग के लिए। दैट्स व्हाई इसको बोला जाता है मल्टीपल क्यू शेड्यूलिंग। ठीक है, पर अब यहाँ पे मल्टीपल क्यू बनानी क्यों पड़ रही है, तो इसके लिए कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, सपोज क्या हुआ कि हमारे पास में दो अलग अलग हमारे पास जितनी भी जॉब्स आ रही है इनको हमने दो कैटेगरी में बांट दिया। एक है फोरग्राउंड और एक है हमारा बैकग्राउंड। नाउ फोरग्राउंड इज व्हाट? फोरग्राउंड का मतलब होता है ऐसा प्रोग्राम जो छोटे छोटे टुकड़ों में एग्जीक्यूट हो सकता है, उसको एक साथ पूरा एग्जीक्यूट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल राउंड रोबिन की तरह। ठीक है, और बैकग्राउंड जो है जिसे हम बैच प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है भाई पार्ट नहीं कर सकते, पूरा प्रोसेस एक बार ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो इस टाइप दो तरह के हमारे पास में प्रोसेस आ रहे हैं, तो हमने क्या किया उसके लिए दो अलग अलग क्यू बना दी। एक क्यू फोरग्राउंड प्रोसेस के लिए, एक क्यू जो है बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए। तो जो फोरग्राउंड क्यू के अंदर जितने भी प्रोसेस जॉब्स आ रही है वो तो राउंड रोबिन को सपोर्ट करती है। दैट्स व्हाई वहां पे क्या होगा कि छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में कंटिन्यूटी में जो है तो मेन जो जॉब है छोटे छोटे पार्ट्स के फॉर्मेट में ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा। जबकि बैकग्राउंड क्यू के अंदर FCFS काम में लिया जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आया पहले उसको असाइनमेंट के लिए भेज दिया। तो ये काम होता है मल्टी लेवल क्यू के अंदर। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, देखिए क्यूज अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि किस तरह के प्रोसेस आ रहे हैं तो सिस्टम ही डिसाइड करता है कि कितनी क्यू बनानी है और कौन सी क्यू के अंदर किस तरह के प्रोसेस जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो कॉमन एडिशन में अगर बात करें हम, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे जो फिक्स प्रायोरिटी वाले जो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग जो होती है, ठीक है, अगर हम इसको देखो, मैं इसको आपको सिंपल कर देता हूँ कि फोरग्राउंड क्यू जो है ये एब्सोल्यूट प्रायोरिटी लेकर के चलेगा बैकग्राउंड क्यू के ऊपर। यानी कि हमारा जो फोरग्राउंड क्यू है जिसके अंदर ऐसी जॉब्स आ रही है जिनको टुकड़ों टुकड़ों में एग्जीक्यूट कर सकते हो, जो राउंड रोबिन को सपोर्ट कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट उस क्यू की प्रायोरिटी बैकग्राउंड क्यू की प्रायोरिटी के मुकाबले हमेशा हायर रहेगी। यानी कि अगर दो क्यू एक साथ चल रही है, एक ऊपर फोरग्राउंड क्यू एक नीचे बैकग्राउंड क्यू, दोनों ही सीपीयू से अटैच्ड है और दोनों में ही जॉब्स रखी हुई है, तो सीपीयू पहले किस क्यू से जॉब लेगा? बाय डिफॉल्ट फोरग्राउंड वाले से पहले वो जॉब लेगा। देन सेकंड प्रायोरिटी जो बैकग्राउंड क्यू वाले को देगा। क्यों? बैकग्राउंड में बड़े बड़े जॉब्स आ रहे हैं जो एक ही बार में एग्जीक्यूट होंगे और वहां पे ये FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जबकि फोरग्राउंड में तो जितने भी जॉब्स आ रहे हैं, ठीक है, उन सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो सीपीयू भी पहले नंबर ऑफ जॉब्स खत्म करना चाहेगा, इसलिए बाय डिफॉल्ट वो प्रायोरिटी हमेशा फोरग्राउंड को देता है। ठीक है, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने टोटल क्या किया, एक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लिखी बनाई हमने, जिसके अंदर टोटल मिला के हमने 5 क्यू रखी। सिस्टम प्रोसेस, इंटरेक्टिव प्रोसेस, इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेस, बैच प्रोसेस एंड स्टूडेंट प्रोसेस। अब ये क्या होती है इसमें मत उलझिए, ये हमने नाम दिया है। मतलब मैंने क्या किया, मेरे को एक मल्टीपल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बनानी है, तो मैंने उसके लिए 5 अलग अलग तरह की क्यू डिसाइड करी। सिस्टम प्रोसेस में ऐसे टास्क आएंगे, ऐसे जॉब आएंगे जो सिस्टम से रिलेटेड है। इंटरेक्टिव प्रोसेस में ऐसे जॉब्स आएंगे जो कि सिस्टम प्रोसेस और यूजर प्रोसेस दोनों के कंबाइंड से चल रहे हैं। इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेस में ऐसे प्रोसेस आएंगे जिनके अंदर रन टाइम पे जो डेटा मॉडिफिकेशन होता है। बैच प्रोसेस में वो जॉब्स या वो प्रोसेस आएंगे जिनको वन टाइम में पूरा एग्जीक्यूट करना है। एंड स्टूडेंट प्रोसेस के अंदर जो है यहाँ पे हम इसको यूजर प्रोसेस बोल सकते हैं, यूजर डिफाइंड प्रोसेस यहाँ पे आएंगे। तो इस तरह से 5 क्यू को सपोर्ट करने वाला मैंने एक एल्गोरिथम डिजाइन कर दिया। वो काम कैसे करेगा देख लेते हैं। हर एक क्यू की जो है प्रायोरिटी जो है उसके जस्ट नीचे वाले से बिल्कुल ज्यादा है। कैसे? सिस्टम प्रोसेस की प्रायोरिटी जो है वो सबसे ज्यादा है, बाकी चारों की इसके मुकाबले कम है। इंटरेक्टिव प्रोसेस की इन तीनों से ज्यादा है, इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेस की इन दोनों से ज्यादा है और बैच प्रोसेस की स्टूडेंट प्रोसेस से ज्यादा है। यानी सिस्टम प्रोसेस की सबसे ज्यादा, इंटरेक्टिव प्रोसेस की 2nd नंबर की प्रायोरिटी, थर्ड वाले की इंटरेक्टिव एडिटिंग की 3 नंबर की प्रायोरिटी, बैच प्रोसेस की 4 नंबर की प्रायोरिटी, स्टूडेंट प्रोसेस की सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी। तो इसी के अकॉर्डिंग इनमें जो टास्क आएंगे वो एग्जीक्यूट होने के लिए जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान से समझिएगा। सपोज जैसे क्या हुआ कि बैच प्रोसेस वाली क्यू में कोई प्रोसेस आया, अब भाई इसकी तो प्रायोरिटी 4थे नंबर की है, यानी पहले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाले क्यू के जो है प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे। बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, इन तीनों में किसी में भी कोई जॉब नहीं था, ये खाली पड़ी है। तब जाकर के बाय डिफॉल्ट इसका जो है प्रोसेस जो है सीपीयू एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि इन तीनों में खाली पड़ा कुछ है ही नहीं, तो सीपीयू इसको अलाउ करेगा, भाई ठीक है तुम जॉब भेजो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इसकी प्रायोरिटी ऑटोमेटिक कब हायर होती है? जब इसके ऊपर वाली जितनी भी हायर क्यूज है उनके अंदर कोई जॉब ना हो। ठीक है, ये देखिए
मैंने उसको ये पांचों जो क्यूज बनी, ये मैंने यहाँ समझा रखा है, ये पांचों क्यू बनी हुई है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, जो भी यहाँ से इनपुट लेगी यहाँ से आउटपुट जाएगी। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी सिस्टम प्रोसेस की है, दूसरी बात हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरेक्टिव प्रोसेस की, फिर इंटरेक्टिव एडिटिव प्रोसेस की, फिर बैच प्रोसेस की, फिर स्टूडेंट प्रोसेस की। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसके अंदर जो जॉब्स रखी हुई है उसको सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा, देन इसके बाद में इसमें जो जॉब्स रखी है उनको एग्जीक्यूट करेगा, फिर इस वाली क्यू को, फिर इस वाली क्यू को, फिर इस वाली क्यू को। लेकिन क्या हुआ, सपोज जैसे बैच प्रोसेस या स्टूडेंट प्रोसेस में कोई फाइल आई और ऊपर के सारे प्रोसेस क्यूज के अंदर कोई जॉब नहीं है, तब जाकर के बैच प्रोसेस को डायरेक्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अगर मतलब जैसे मैंने आपको समझा दिया कि भाई अगर ऊपर वाली क्यूज में कोई जॉब नहीं रखी है तो ऑटोमेटिक जिस जो क्यू में जॉब अवेलेबल है और उसके ऊपर वाली क्यूज में कोई जॉब अवेलेबल नहीं है, तो जिस क्यू में जॉब अवेलेबल है उसकी प्रायोरिटी ऑटोमेटिक हायर हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। ठीक है, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस जो है अप्लाई कर सकते हैं मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग से। जैसे फॉर सिस्टम प्रोसेस जो है उसके लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये जो हमने बनाया ना एग्जांपल, ये सिस्टम प्रोसेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आ रहा है वो पहले प्रोसेस होने के लिए जा रहा है। और इंटरेक्टिव प्रोसेसेस के अंदर यानी इसके अंदर जो है SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे हमको मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग पता है क्या फैसिलिटी दे दी है कि हम हर एक क्यू में अलग अलग एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। ये है यहाँ पे हमको समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, और बैच प्रोसेस के लिए राउंड रोबिन शेड्यूलिंग कर ली और स्टूडेंट प्रोसेस के लिए प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कर ली। तो इस तरह से अलग अलग क्यू में अलग अलग हम नंबर ऑफ जो है शेड्यूलिंग अप्लाई कर सकते हैं। वन मोर थिंग, ये तो एक एग्जाम्पल था इसलिए यहाँ पे 5 क्यू बनी है। नंबर ऑफ क्यूज कितनी बनेगी ये डिपेंड करता है कितने तरह के प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आ रहे हैं, और ये जो है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू ये क्यूज जो है ये बनाई जाएगी। यानी यूजर इन्हें डिफाइन कर सकता है, बना सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टास्क पे। ओके, सो डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, एक स्टार्वेशन जो होता है लो लेवल प्रोसेस के लिए काफी हद तक बढ़ जाता है। कैसे, स्टूडेंट प्रोसेस में जॉब रखी हुई है, इसके ऊपर 4 क्यू जिनमें अलग अलग प्रोसेस है, पहले ये एग्जीक्यूट होंगे, फिर ये होंगे, फिर ये होंगे, फिर बैच का नंबर आया जितने स्टूडेंट में, फिर सिस्टम में फिर से जॉब आ गई, ले भाई फिर से वो जा रही है। ठीक है, फिर बैच को लगा मेरा नंबर आएगा, फिर पता लगा इंटरेक्टिव में आ गया, अब इंटरेक्टिव वाले पहले जा रहे, बैच वाला फिर से बैठा है। ठीक है, फिर ये जाने लग गया, फिर इंटरेक्टिव एडिटिंग में आ गया, तो ये फिर बैच बैठ गया। तो जब तक बैच प्रोसेस वाली क्यू खाली नहीं होगी तब तक स्टूडेंट प्रोसेस का नंबर ही नहीं आएगा ना। तो स्टूडेंट प्रोसेस को तो इतना वेट करना पड़ेगा कि स्टार्वेशन की कंडीशन क्रिएट हो रही है, यानी कि ये रिसोर्सेज के लिए वेट कर करके थक गया है। ठीक है, तो ये इसका एक इकलौता डिसएडवांटेज है। तो ये था हमारा मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। मैं उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है या कोई चीज आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं या कोई कमेंट या फिर कोई फीडबैक या सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। हमने इस वीडियो के नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिए हैं। अभी तक हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।